हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज 25 दिसंबर है। क्रिसमस बहुत लोग मना रहे होंगे, तो आप जो भी लोग मना रहे हैं सभी को मैरी क्रिसमस। और जो आज का वीडियो है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि रीट से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि रीट से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करिए। तो यहाँ पे हमने एक वीडियो ऐसा बनाया है, मतलब अपने माइंड में ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं कि रीट से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं सभी क्लियर हो जाएंगे। सिलेबस चेंज हुआ है, जो चेंज हुआ है उसमें कितना अंतर है, कैसे हम तैयारी करेंगे, सिलेबस कहाँ मिलेगा, सीटेट वाले दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, यूपी वाले अगर अप्लाई करेंगे तो सीटेट मान्य होगा या नहीं होगा, एग्ज़ाम देने हम कहाँ जाएंगे, और परीक्षा के बाद क्या होगा, रीट एग्ज़ाम के बाद क्या होना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम बात करेंगे। और फॉर्म कौन कौन भर सकता है, फॉर्म कब से भरा जा रहा है, इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, इन चीज़ों में भी हम बात करेंगे। बहुत ही मतलब ऐसे ही नॉर्मली मैं आपको ऐसे बता दूंगी कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि इसका सिलेबस क्या है। बहुत ही संक्षेप में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि भाई देखिए, आपका 16 दिसंबर से फॉर्म भरना रेट का स्टार्ट हो चुका है और 15 जनवरी तक यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे। तो जो भी लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं वो पहले ही अप्लाई कर लो, क्योंकि बाद में ऐसा हो जाता है कि कभी कभी तो ऐसा हो जाता है बाद में आप भरते हो तो आपको जो सेंटर है वो भी थोड़ा सा इंटीरियर इलाकों में मिल जाते हैं। तो इसके लिए आप ऐसा करो कि पहले ही फॉर्म, अगर आपको अप्लाई करना है तो पहले ही भर दो, देर क्यों करनी है। तो यहाँ पे ये तो बात हो गई फॉर्म की। अब रही बात एग्ज़ाम की, तो आपका 27 फरवरी को आप सबको पता है एग्ज़ाम होना है। उससे पहले आपका 19 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन से जगह पे, कौन से ज़िले में आपका एग्ज़ाम है, कौन से स्कूल में आपका जो है सेंटर वहाँ पे मिलने वाला है आपको। और हम बात करते हैं नेक्स्ट पे कि यहाँ पे फॉर्म भर कौन कौन सकता है। तो जैसा कि बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनके लिए लेवल 2 यहाँ पे मान्य है, क्योंकि वो प्राइमरी में तो नहीं बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, आप सबको भी पता है। और लेवल 1 में जो डीएलएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, सबसे बड़े प्रश्न उठता है कि सीटेट मान्य है या नहीं। तो सीटेट का रीट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो रीट एग्ज़ाम है ये भी सीटेट जैसा एग्ज़ाम ही है। ठीक है, ये भी एलिजिबिलिटी टेस्ट मान के चलो आप इसको, एग्ज़ाम ये है। जो रीट में जो लोग यहाँ पे जो लोग पास होंगे वही जो इसकी शिक्षक भर्ती होगी, और शिक्षक भर्ती मैंने सुना है बहुत ज़्यादा आने वाली है, 80,000 प्लस करके यहाँ पे आने वाली है। वही वहाँ पे जो ये राजस्थान सरकार है उनको ही अलाउ करेगी कि वो इस भर्ती में जो है भाग ले सकें। नेक्स्ट है परीक्षा के बाद क्या होगा। तो परीक्षा के बाद वही है, अभी रीट में अगर आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं तो आपको जो शिक्षक भर्ती है उसमें अप्लाई करने का मौका मिलेगा, और उसमें आप एक सीट ले भी सकते हो अच्छे से अगर तैयारी करते हो। अब सीटेट से एग्ज़ाम कितना अलग है, सीटेट से अलग है तो देखो, सीटेट में थोड़ा सा शिक्षण शास्त्र ज़्यादा पूछ लिया जाता है, मतलब जो पेडागोजी है वो ज़्यादा आता है। और टेट में जो शिक्षण शास्त्र है वो बिल्कुल ना के बराबर समझो आता है। तो टेट से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे शिक्षण शास्त्र होता है और सीटेट से कम होता है। ठीक है, तो मान के चलो ये भी नहीं बोल सकते हैं कि टेट के जैसा होता है, और ये भी नहीं बोल सकते हैं हम कि सीटेट के जैसा होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती है, मगर जैसे इसका जो सिलेबस वगैरह होता है, जैसे कि सीटेट में आपको पता है सीडीपी होती है, लैंग्वेज 1 होती है, लैंग्वेज 2 होती है, उसमें चूज़ कर सकते हैं हम लैंग्वेज अपने हिसाब से। मैथ होती है, ईवीएस होती है, सेम ऐसे ही सब्जेक्ट इसमें हैं, लेकिन इसका पेपर उतना ज़्यादा पेडागोजी पे संबंधित नहीं है, ये थोड़ा फैक्चुअल बेस है, मतलब इसमें यहाँ पे फैक्ट से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ी है, जैसे सीटेट में होता है कि आपने अगर पेडागोजी को समझ लिया तो आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, फिर भी प्रश्न आपके सही होने की जो पॉसिबिलिटी है वो होती है। लेकिन यहाँ पे आपको किसी टॉपिक को या फिर किसी चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, उसके बाद ही आप वहाँ पे कर पाएंगे। तो ये चीज़ होता है रीट और सीटेट और टेट में, अगर अंतर हम बताएं तो इतना बस अंतर होता है। और अगर बात करें पेपर में बदलाव, तो पेपर में बदलाव क्या, पेपर वैसे ही होगा, सिलेबस चेंज हुआ है और नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कैसी है, जैसे कि कोई प्रश्न दिया हुआ है और उसके नीचे ABCD 4 ऑप्शन होते हैं, नॉर्मली वैसे ही ऑप्शन होंगे, लेकिन जो OMR शीट होती है वहाँ पे दिए होंगे 5 ऑप्शन। मतलब अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, जैसे आपने B चूज़ किया और उसका A है, तो यहाँ पे गलत होने पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मार्किंग कब है कि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है और आप सोच रहे हो हम छोड़ दें इसको, लेकिन अगर OMR शीट में आप उसमें कोई भी नहीं फील करोगे, जैसे फर्स्ट का आपको नहीं समझ में आया आपने बिल्कुल छोड़ दिया, लेकिन OMR शीट में क्या होगा, ABCDE एक ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। और ई वाले ऑप्शन में क्या करना होगा, अगर आप कोई प्रश्न छोड़ रहे हो तो भी आपको ई वाला जो गोला है वो भरना है। तो भाई ये चीज़ आप इतना थोड़ा सा ध्यान रखो कि जब माइनस मार्किंग है ही नहीं तो आप ABCD में से ही चूज़ करो, ई आपको भरने की नौबत ही नहीं आए। क्योंकि भाई ई अगर भरेंगे तो वहाँ पे हमें नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा, कटेगा नहीं, कटेगा तब जब ई ऑप्शन नहीं भरोगे और प्रश्न भी छोड़ दोगे। यानी अगर आप ब्लैंक रखते हो कोई भी सेक्शन, जैसे 34 का आपको समझ में नहीं आया तो ABCDE आपने कोई भी नहीं भरा है, तो वहाँ पे आपका 1/3 यहाँ पे माइनस मार्किंग हो जाती है। तो सबसे अच्छा है कि
तुक्का ही लगा देना, ABCD में से कोई ई लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो यहाँ पे इतनी माइनस मार्किंग है। कुछ भी माइनस मार्किंग वैसी वाली नहीं है कि भैया हमारा क्वेश्चन गलत हो गया तो हमारा यहाँ पे 1/3 कट जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। और बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस टेलीग्राम जो मेरा चैनल है वहाँ पे मैंने अभी मॉर्निंग में ही आज अपलोड किया है। बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ें वहाँ समझाई गई हैं। मतलब आप एक बार अगर देख लोगे और आप उसको लिख के आराम से लगा सकते हो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है जो आप नहीं समझ सकते हो। और जो चीज़ें बड़ी हैं वो भी आपको उसमें मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो सिलेबस चेंज हुआ है, जो चीज़ें बड़ी हैं, जो कम हैं, जो चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निकाल दी गई हैं मतलब सिलेबस से, ठीक है, वो उसमें नहीं मिलेंगी आपको। जो और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करी गई हैं वो आपको उस सिलेबस में मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से देख सकते हो जाके सिलेबस। बाकी अगर आपको पता है पहले से तो कोई उसकी दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से उसी के बेस पे यहाँ पे तैयारी करो। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे कि अगर हम बात करें टेट एग्जाम की, तो इसका कंपैरिजन हम सीटेट से नहीं कर सकते हैं, टेट से कर लो कि थोड़ा इसमें शिक्षण शास्त्र आएगा। तो मान के चलो जैसे अब जैसे डर लग रहा होगा यूपी वालों को या जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं कि करेंगे कैसे, तो भाई देखो CDP में आपको पता है अधिगम, जो अधिगम होता है पूरा सेम वही आपका यूपी में जो आपने पढ़ा होगा DLED में या फिर BEd में, तो सेम चीज़ें हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे बाल कल्याणकारी योजनाएं जो राजस्थान में चलाई जा रही हैं, ठीक है, जो कुछ ऐड हुई हैं वो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है। तो अगर आपने चीज़ें पढ़ ली जो कॉमन है हमारा सीटेट में, यहाँ पे भी टेट में, और जो आपने DLED पढ़ा है वो सारी चीज़ें, क्योंकि भाई आपने हिंदी भी पढ़ रखी है, आपने संस्कृत भी पढ़ रखी है, इंग्लिश भी पढ़ी है। DLED में तो ये सब कुछ पढ़ना होता है ना सेमेस्टर वाइज। ऐसा नहीं है कि हमने संस्कृत छोड़ दी तो संस्कृत नहीं पढ़ना है। वहाँ पे आपको एक सेमेस्टर में ऐसा है कि संस्कृत भी पढ़नी है एज अ सब्जेक्ट और इंग्लिश भी पढ़ना है। तो सब कुछ आपने पढ़ रखा है, बेसिक आपका वहाँ से तैयार है। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको संधियाँ पता है, आपको समास पता है, अलंकार पता है, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, यही सारी चीज़ें आती हैं। सर्वनाम, संज्ञा, इनके भेद, ये सारी चीज़ें, इससे कुछ अलग नहीं आता है। जैसे पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है और शब्द विग्रह होता है, और वो क्या होता है कि रामा, रामो, रामा, विभक्तियाँ जो होती हैं वो होती हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोगों ने DLED में पढ़ रखा है, और जिन लोगों ने BEd किया होगा उन्होंने भी पढ़ रखा है। तो बेसिक आपका अगर तैयार है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अलग से जो चीज़ें हैं वो आप आराम से अगर बैठ जाओ ना तो 10-15 दिन में आप आराम से पढ़ के उनका रिविज़न भी कर सकते हो। तो इतना ज़्यादा उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसे हल्के में भी नहीं लेना है, लेकिन उतना ज़्यादा घबराना नहीं है अगर आप पहली बार दे रहे हो, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। जैसे आपको पता है बुद्धि है, अधिगम है, और जो योजनाएं हैं, अब योजनाएं बाल कल्याणकारी, ये मिड डे मील से संबंधित भी हो सकती हैं, जो बच्चों को यूनिफॉर्म मिलती है उससे संबंधित भी हो सकती हैं, और जो कुछ एक्स्ट्रा पैसे वगैरह उनके पेरेंट्स को दिए जाते हैं बुक्स के लिए, बैग्स के लिए, उससे भी संबंधित कुछ जो योजनाएं नई नई लाई जा रही हैं, कुछ कम हो रही हैं, कुछ को ऐसे नहीं लग रहा है कि सही है तो उनको संशोधन हो रहा है, वो और बढ़ाई जा रही हैं। तो वो भी जो भी चीज़ें हैं वो सब हमको इसमें एक्स्ट्रा पढ़नी है जो राजस्थान से संबंधित है। जैसे वहाँ की लोक कलाएँ, वहाँ की जो परंपरा है, वो चीज़ें तो हमें पढ़नी ही पड़ेंगी। भाई EVS में देखो वहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि जैसे EVS में हम लोग यहाँ का पढ़ते हैं, मतलब फिलहाल जो EVS में पढ़ते हैं वो भी पूरा अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें भी उसमें हैं, लेकिन आपको जैसे यूपी स्पेशल यूपी से कुछ क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही आपको स्पेशल राजस्थान से कुछ क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा सकते हैं, वो आपको आने चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे तैयारी आपको करनी है। पहले अपना बेसिक चीज़ें करो, और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो आपको कहीं पे भी कुछ भी मतलब परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। जो राजस्थान से रिलेटेड है डालो आराम से यूट्यूब पे, सब कुछ यूट्यूब पे आजकल अवेलेबल है। आजकल तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा आप कुछ भी पढ़ सकते हो। और ऐसा नहीं कि एक टीचर का है कि भैया इनको तो हमको समझ में ही नहीं आता है। पता नहीं कितने लोग एक एक टॉपिक पर डालते हैं, जिनका भाई आपको समझ में आए उठाओ, नोट्स बनाओ और अच्छे से तैयारी करो। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। बाकी कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हो। हम उस पर भी वीडियो, अगर हमें लगेगा कि ज़रूरी है, बहुत लोगों के डाउट हो सकते हैं, तो हम बिल्कुल उस पर वीडियो बनाएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। और हो सकता है एक सिलेबस पे चीज़ें मतलब आएँगी, सिलेबस पूरा डिटेल में सिलेबस, और उसको कहाँ से तैयार करेंगे, स्पेसिफिक बुक, ऐसा कुछ, उस पर भी एक वीडियो अगर लगेगा सही तो हम यहाँ पर वीडियो बनाएंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।